हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज का क्लास आप सभी को फील होने वाला है कि एसएससी एमटीएस हवलदार के पेपर में किस लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, वो भी साथी चारों विषय के। यानी आज की इस क्लास में फुल मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथी, जैसा कि जानते हैं, लगातार सुबह 8 बजे इस टाइम एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए मॉडल पेपर लगातार हम लोग हल कर रहे हैं। तो जो कि साथी आज की इस क्लास में सेकंड मॉडल पेपर होगा, लेकिन साथी जो आज आपके बीच में सेकंड मॉडल पेपर होगा, इसमें वो क्वेश्चन होंगे आपको फील होने वाला है, बिल्कुल हाँ लगेगा कि ऐसे ही सवाल हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। चाहे साथी आप चारों विषय की बात करें, चाहे जीके की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे साथी मैथ की, या आप रीजनिंग के सवालों की बात कर सकते हैं। वैसे तो साथी यदि आप सभी का जो एमटीएस हवलदार में मैथ रीजनिंग बेसिक क्लियर आपका, तो आराम से आप इसे पास कर ले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं साथी मैथ रीजनिंग में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप सभी को केवल 12 क्वेश्चन सही करने होंगे। इसमें केवल पास करना हमें रहता है, जो कि 12 क्वेश्चन ठीक करना रहता है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती, सभी स्टूडेंट इसे पास कर ले जाते हैं। कहाँ पे हमारा पेज फंसता है, वो साथी जीके और इंग्लिश। तो साथी ये क्लास भाई वही होने वाला है जो आपको टेंशन देता है कि जीके कैसा पूछा जाएगा, इंग्लिश किस लेवल का पूछा जाएगा। वही मॉडल पेपर सेकंड होने वाला आज के दिन, अभी तुरंत। ये क्लास भाई आप अच्छे से कंप्लीट वॉच करिएगा, बहुत ही दमदार तरीके से। आप देख रहे हैं 2 दिन से जो दोपहर में क्लास और शाम में क्लास आती थी, नहीं आती थी, तो हमने साथी लगा था ये पेपर बनाने के लिए, तभी 2 दिन से क्लास हम नहीं प्रोवाइड करे थे। तो ये फाइनली वो पेपर आ चुका है, जो कि अभी हम इस पेपर को कंप्लीट काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके साथी, तो आज से आप सभी के बीच में दोपहर की भी क्लास आएगी और शाम वाले भी क्लास आएगी। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में स्कोर करेगा और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा आप सभी के बीच, वो होमवर्क रहेगा। 57 क्वेश्चन होंगे, टारगेट आप सभी का 45 क्वेश्चन सही करने का होगा। ठीक है साथी, तो देखिए पहला प्रश्न क्या दे रखा है। भारत में वह विधायी शाखा कौन सी है जो कानून बनाने का कार्य करती है? बताइए साथी, भारत में वह विधायी शाखा कौन सी है जो कानून बनाने का कार्य करती है? तो सर जी संसद है, जो कि विधायी शाखा कानून बनाने का कार्य करती है। संसद जो है, ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड को। जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को किस वर्ष में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बताइए साथी, जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को किस वर्ष में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, आप जानते हैं आपके पेपर में एक सवाल घराने से आएंगे, है ना साथी। तो किस वर्ष में मिला था? तो याद रखिएगा 2002 में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को। 1564 में गढ़ा कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? बताइए साथी, 1564 में गढ़ा कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? तो साथी याद रखिएगा रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा? आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए साथी, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जो अधिनियम आया था वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथी याद रखिएगा 1829 में आया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? बताइए साथी, महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो सर जी यह तो 1919 में किया था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में, है ना साथी। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से उधार नहीं लिया गया है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के
निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से उधार नहीं लिया गया है? तो साथी जैसे मौलिक अधिकार, ये तो सर जी यूएसए से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया ये ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदन भी ब्रिटेन से लिया गया और कानून का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन साथी जो मौलिक अधिकार है यह यूएसए से लिया गया है। तो यही तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्वेर, पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथी। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्वेर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथी याद रखिएगा चरण सिंह है। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर ये किस राज्य में पाया जाता है? बताइए। सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर ये किस राज्य में पाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव से संबंधित है? बताइए साथी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के खिलाफ भेदभाव से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अनुच्छेद 15 है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते रहेंगे और अपनी तैयारी को परखते रहिएगा, ठीक है साथी। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से भारत कलिंग सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किए गए थे? अब जो सुबह 8 बजे आप सभी को मॉडल पेपर मिलेगी या साथ ही अन्य सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, उसमें करंट अफेयर के सवाल रहेंगे, जरूर रहेंगे भाई, ये बात याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत कलिंग सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो साथ ही याद रखिएगा मुंबई शहर में किए गए थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? बताइए साथी। भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो सर जी इंदिरा गांधी जी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। डैश विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो सर जी विटामिन सी करता है। ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए साथी। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सर जी वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए साथी। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो साथी याद रखिएगा पंपास कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मेरे दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 23 जून को। ओके, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 जून, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? बताइए साथी। तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था भारत को क्या बनाना? तो सर जी आत्मनिर्भर बनाना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड जैसे पहला साथी 1951 में स्टार्ट हुआ था जो कि 56 में समाप्त हो गया था। सेकंड साथी 1956 में स्टार्ट हुआ था जो कि 61 में समाप्त हो गया था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था ये 1961 में स्टार्ट हुआ था जो कि साथी 66 में समाप्त हुआ था। ये पहली, दूसरी और तीसरे की टाइम पीरियड है पंचवर्षीय योजनाओं का। ओके, याद रखिएगा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है? तो साथ ही आप जानते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार
केरल जो है पहले नंबर पे साक्षरता दर के मामले में आता है। तो साथ ही सेकंड नंबर पे कौन आता है? तो सर जी मिजोरम आता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है? बताइए साथी, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है? तो साथी याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। भारत में दहेज अधिनियम कब पारित किया गया था? एक सवाल आप सभी से अधिनियम से पूछा जाएगा, यानी 3 नंबर ये देकर जाएगा भाई टॉपिक अधिनियम। बताइए भारत में दहेज अधिनियम कब पारित किया गया था, किस वर्ष में? तो सर जी ये तो 1961 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। कुश्ती मैट की मोटाई कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? बताइए साथी, जो कुश्ती मैट है उसकी मोटाई कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? तो सर जी 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए कुश्ती मैट की मोटाई। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? बताइए व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो सर जी टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन थे? बताइए साथी, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन थे? बताइए। तो साथ याद रखिएगा नर्तकी नटराज थे। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई लास्ट में स्कोर करिएगा। अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया, आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो साथ ही आप बहुत अच्छा क्लास मिस कर रहे हैं। याद रखिए यदि आपका टारगेट इस बार केवल जीके इंग्लिश पढ़कर एक सीट लेना है तो भाई आपके सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम में 6:30 पे क्लास आपको लगातार करनी है। उसके लिए नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। ओके दोस्त देखिए 23 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? तो सर जी चीन देश है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? बताइए कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? तो सर जी इनमें से देखिए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, नरौरा भी है, कलपक्कम भी है, लेकिन साथ ही रामगुंडम ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त 25 नंबर कॉल करिए, क्या बनेगा राइट आंसर? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिम घाटी से नहीं निकलती है? बताइए साथी, इन नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? जैसे साथी देखिए हम बात करते हैं पश्चिमी घाटी से तो गोदावरी नदी निकलती है, कावेरी नदी भी निकलती है, कबाम्बी नदी निकलती है, लेकिन साथ ही ताप्ती नदी नहीं निकलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त याद रखेंगे मेरे दोस्त। तो एक सेकंड साथी, गोदावरी ताप्ती कबाम्बी ये तो रिलेट करता है भाई पश्चिम घाट से, तो भाई याद रखिए कावेरी नदी नहीं निकलती। एक सेकंड साथी, कावेरी नदी नहीं निकलती है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा? सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? बताइए साथी, भारत की कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? जैसे साथी हम बात करते हैं गोदावरी नदी ये पश्चिमी घाट से निकलती है, कावेरी नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है और कबाम्बी नदी ये पश्चिमी घाट से निकलती है, लेकिन साथ ही ताप्ती नदी नहीं निकलती है। तो यही बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। बाली यात्रा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है? बताइए बाली यात्रा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है? तो सर जी ये तो उड़ीसा राज्य का है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। मैं माता किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? बताइए मैं माता किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो सर जी ये तो त्रिपुरा राज्य का है।
यानी डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 को, रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? एमटीएस का फेवरेट सवाल है, आपके शिफ्ट में ये सवाल आएगा। रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो साथ याद रखिएगा जस्ट 2 साल पहले यानी 2023 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29 को, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? बताइए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पहले किस राज्य में है? इस सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो काफ़ी जी सवाल है, तो इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो 1982 में हुई थी, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30 को, कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर बना है? जो कदम बांध है ये कदम नदी और किस नदी के संगम पर बना है? तो साथ याद रखिएगा, एक तो कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर बना है कदम बांध। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31 को, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलती है? बताइए साथी, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलती है? तो सर जी नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32 को, कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? बताइए साथी, कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो सर जी पुलिकट झील स्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। ऑप्शन भी यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। तो अब देखिए साथी इंग्लिश के क्वेश्चन। भाई इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आप सभी के बीच में आएंगे काफ़ी अच्छी तरीके से उसे तैयार करिए। हम इसमें क्या ना, मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे तो लगभग 100 क्वेश्चन के बराबर हम इस इंग्लिश के सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि हर एक ऑप्शन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसे देखिए 33 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आप सभी को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे रोजर अप्लाइड द इन एडवांस्ड एज ही एंटीसिपेटेड एन एक्सीडेंट। मतलब साथी बताइए क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। रोजर ने भाई किसी दुर्घटना का अनुमान लगाते हुए पहले ही ब्रेक लगा दिया। तो राइट इस पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? जैसे रोजर अप्लाइड द ब्रिग। ब्रिग मतलब क्या होता है साथी? एक प्रकार का जहाज होता है, एक प्रकार का जहाज होता है। तो भाई ये होगा नहीं फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रोक मतलब क्या होता है साथी? तोड़ना होता है। यह क्या है भाई? ब्रेक का भूतकाल का ब्रोक होता है, तोड़ना, है ना। ब्रेक BREAK, इसको भी क्या होता है? तोड़ना या रुकावट। लेकिन साथी जो राइट स्पेलिंग है, रोजर अप्लाइड द ब्रेक, रोजर अप्लाइड द ब्रेक इन एडवांस एज ही एंटीसिपेटेड एन एक्सीडेंट। मतलब रोजर ने किसी दुर्घटना का अनुमान लगाते हुए पहले से ही ब्रेक लगा दिया। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्पेलिंग चेक कर लीजिए भाई, BRAKE होता है, BREAK नहीं। ब्रेक मतलब जानते तोड़ना या रुकावट, ब्रेक लेना, ब्रोक मतलब तोड़ना, ब्रिग मतलब एक प्रकार का जहाज। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल को हल कर दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 34 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस। द फ्यूचर लुक्स ब्लिक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री। क्या हो जाएगा साथी इस ब्लिक का सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द? तो सर जी सेंटेंस क्या? द फ्यूचर लुक्स ब्लिक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री, यानी मछली पकड़ने के उद्योग का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। बिल्कुल, मछली पकड़ने के उद्योग का जो भविष्य है वो अंधकारमय तो दिख ही रहा है, क्योंकि साथी यदि आप दिन भर मछली पकड़ते रहेंगे तो इससे क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। तो हमारा जीवन अंधकार में जा रहा है। जैसे ब्लिक मतलब क्या होता है साथी? बेरंग। ब्लिक का मतलब होता है बेरंग, यानी बिल्कुल निराश, आपके चेहरे पर कोई रंग नहीं उतरा है। जैसे फियरलेस का मतलब साथी होता है निडर, आप बिल्कुल निडर है, फियरलेस है। डिप्रेसिंग मतलब साथी निराशाजनक, है ना साथी, निराशाजनक होता है मेरे दोस्त। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, बहुत ही महंगा। और एम्पल का मतलब होता है साथी पर्याप्त।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लिक मतलब बेरंग और डिप्रेसिंग मतलब डिप्रेशन में चले जाएंगे, निराशाजनक हो जाएगा आपके अंदर। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्लिक का जो सिनोनिम्स बनेगा वो आपका डिप्रेसिंग बन जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताइए, बल्गिंग का एंटोनिम बताइए, यानी विलोम शब्द। बल्गिंग का मतलब क्या होता है, उभार। क्या साथी, बिल्कुल उभार, बल्गिंग, जिससे हम बोलते हैं ना कि बल्किंग बॉडी बना रही है। बल्किंग बॉडी होता है जो साथी आपका पूरा मसल्स फूला फूला रहेगा, उभार रहेगा एक प्रकार का आपका शरीर, बल्किंग बॉडी उसे कहते हैं, है ना साथी। तो बल्किंग मतलब उभार। हैंगिंग मतलब क्या होता है साथी, लटकना। हैंगिंग मतलब क्या होता है, लटकना। और साथी विपिंग का मतलब क्या होता है, रीसना। जैसे कोई रिश्ता है, पानी उनी कहीं रिश्ता है, उसको क्या बोलते हैं, रीसना। और कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब सिकुड़ना, तो यही आपका तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उभरना यानी सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाएगा। स्वेलिंग मतलब साथी सूजन, स्वेलिंग मतलब सूजन। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। ये सवाल आप लोग हल करिए जरा। तो सिनोनिम्स बताना है ब्लेंड का, बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ब्लेंड, ब्लेंड मतलब साथी विलय, या आप किसी चीज़ का मिलान कर रहे हैं, मिलाना, या साथी विलय या मिक्सचर। तो जस्ट डिवाइड, विभाजित तो करेंगे नहीं, आप क्या करेंगे सर जी, मिक्स करेंगे। डिस्पर्स फैलाएंगे तो नहीं, उबालेंगे तो नहीं साथी, तो क्या करेंगे भाई, सिनोनिम्स मतलब विलन विलय यानी मिलाना का, तो मिक्स करेंगे। इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। माई कार ऑन द वे टू कॉलेज स्टडी। भाई साहब इसमें तो मुहावरा का फिल इन द ब्लैंक्स करना है, माई कार ऑन द वे टू कॉलेज स्टडी। यानी साथी सवाल क्या बोल रहा है, कल कॉलेज जाते समय मेरी कार खराब हो गई, है ना साथी। माई कार ब्रोक इन, यानी साथी अंदर घुस गया, मतलब साथी अंदर घुस गया। या मेरे दोस्त ब्रोकअप यानी बिखर गया, यानी अलगाव हो गया। या ब्रोक डाउन यानी फैल गया या शुरू हो गया। या साथी ब्रोक आउट हो गया, बिल्कुल सर जी। तो साथी क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू कॉलेज स्टडी, यानी साथी ब्रोक डाउन मतलब क्या हो गया भाई, कॉलेज जाते समय मेरी कार क्या खराब हो गई, यानी टूट भी गया, एक टूट गया भी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू कॉलेज स्टडी। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक इट ग्रामेटिकल करेक्टली। यानी साथी आप सभी को इसमें तो करेक्ट करना है भाई, पहले ग्रामेटिकली एरर पूछता था, लेकिन इसमें तो भाई करेक्ट पूछ दिया है। चलिए दिमाग लगाइए, जैसे सेंटेंस क्या दिया है, दिस अलमीरा इज मेड अप ऑफ हैवियर मेटल। बताइए साथी इसमें फिल इन द क्या राइट होगा, हैवियर की जगह क्या होगा, हैवीएस्ट हो जाएगा या हैवी हो जाएगा, या मोस्ट हैवीएस्ट हो जाएगा, या तो मोस्ट हैवियर हो जाएगा, क्या होगा भाई। पहले दिस अलमीरा इज मेड अप ऑफ हैवियर मेटल, मतलब साथी इसमें आप फिर इन द राइट क्या बना सकते हैं, जैसे कि हैवियर मतलब सबसे भारी होता, हैवीएस्ट मतलब सबसे भारी होता है ना साथी, सबसे भारी होता है। और हैवी मतलब क्या होता है साथी, ये भी आपका हैवी होता है, भारी मतलब। तो यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस को समझिए, दिस अलमीरा इज मेड अप ऑफ हैवियर मेटल। तो साथी इसमें क्या होगा, अलमारी है जो किसी अन्य अलमारी की तुलना में नहीं है, अलमारी किसी अन्य अलमारी की तुलना में नहीं कर रहा है, बल्कि यह तो केवल एक तुलनात्मक गुण को दर्शा रही है। अलमारी भाई किसी अन्य अलमारी की तुलना नहीं कर रही है, बल्कि यह केवल एक तुलनात्मक गुण को दर्शा रही है अपने आप में। तो साथी हैवियर की जगह क्या हो गया, हैवी हो जाएगा। दिस अलमीरा इज मेड ऑफ हैवी मेटल। ओके मेरे दोस्त, याद रखिए, इसलिए हैवियर की जगह आपका हैवी होगा भाई। जैसे हैवीएस्ट मतलब सबसे भारी, और मोस्ट हैवीएस्ट का भी मतलब होता है सबसे भारी, और साथ ही मोस्ट हैवियर का मतलब अधिक भारी होता है, मोस्ट मतलब अधिक आपका भारी हो जाएगा।
ओके साथी, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, हैवियर की जगह हैवी हो जाएगा। चलिए साथी, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, बताइए। देखिए क्या बनेगा राइट आंसर, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तो उसे सही करके बताइए। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें। जैसे इंथुसियास्टिक मतलब उत्साही होता है, उत्साही होता है, आनंद होता है, एक प्रकार का आप आनंद लेते हैं, उत्साह आपके अंदर आता है। ग्रेसियस का मतलब क्या होता है सर जी, विनम्र होता है ना साथी, विनम्र होता है। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय होता है, विश्वसनीय, विश्वसनीय होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। स्पेक्टाकुलर, भाई स्पेक्टाकुलर का राइट स्पेलिंग क्या होता है, बता सकते हैं आप सर जी? बिल्कुल बता सकते हैं, यही तो आपका ठीक है भाई। स्पेक्टाकुलर का मतलब होता है शानदार। राइट स्पेलिंग क्या होता है, SPECTCULOR, यही तो है, ठीक यही भाई है। इसमें तो चारों ऑप्शन ठीक है। स्पेक्टाकुलर का मतलब होता है साथी क्या, शानदार होता है, ठीक है। तो चारों स्पेलिंग आपका राइट है भाई, इसमें कोई इनकरेक्ट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ओके चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट वर्ड करेज एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी साथी करेज का आप सभी को बिल्कुल राइट बताना है। जैसे आई एम नॉट करेज इनफ टू टेक दिस रिस्क, यानी साथी मैं यह जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं हूँ। हाँ, जैसे दिए गए विकल्पों से सबसे उपयुक्त शब्द चुनना है आप सभी को, जो यहाँ पे करेज मतलब साहस शब्द का स्थान ले सके। बताइए साथी, तो सजी करेजेसियस हो जाएगा, इनकरेज तो होगा नहीं भाई। इनकरेज मतलब क्या होता है, बता सकते? इनकरेज आपका होता है प्रोत्साहित, इनकरेज करना मतलब साथी प्रोत्साहित करना है ना, प्रोत्साहित करना होता है, ये बात याद रखिएगा। डिस्करेजिंग मतलब क्या होता है साथी, डिस्करेज मतलब निराश आप हो गए, डिस्करेज हो गए आप। और डिस्करेजिंग मतलब निराश होता है, डिस्करेज भी मतलब होता है निराशी। लेकिन जो साथी साहसी को बिल्कुल हमें क्या करना था, इस विकल्प में जो साहस शब्द का स्थान ले सके, यानी साथी करेज का साहस मतलब स्थान ले सके, तो क्या होगा, करेजियस होगा, यानी साथी साहसी हो जाएगा। करेजियस का मतलब था साहसी, यानी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। नेवर एवर सीन अ मोर डिसगस्टिंग साइट, मतलब भाई इससे ज़्यादा घिनौना दृश्य मैंने कभी नहीं देखा है। क्या मैंने कभी इससे ज़्यादा घिनौना दृश्य देखा है? नहीं देखा है। यानी साथी नेवर हैव आई एवर सीन अ मोर डिसगस्टिंग साइट होगा, यानी पहला ही राइट स्पेलिंग होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। नेवर हैव आई एवर सीन अ मोर डिस्गस्टिंग साइट, यानी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, याद रखिएगा। जैसे हैव आई, डीड आई, हैज आई, आई हैव, इसका मतलब क्या होता है, क्या मैंने, क्या मैंने, क्या मैंने, चारों की यही मीनिंग होगा भाई। हैव आई का, डीड आई का, हैज आई का, या सती आई हैव का, क्या मैंने होगा। तो नेवर हैव आई एवर सीन अ मोर डिस्गस्टिंग साइट, मतलब इससे ज़्यादा घिनौना दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। तो इस सवाल का ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? जैसे साथी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब पेटू, जो बहुत खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटू। भाई कितना पेटू है, लेकिन इसमें डबल आर नहीं रहता, याद रखिए, केवल सिंगल आर रहता है, केवल सिंगल। जैसे GOURMET, गवर्नमेंट मतलब पेटू, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया था। एलिजिबल देखिए, ठीक है, एलिजिबल का मतलब आप बिल्कुल योग्य हैं। रेलिवेंट का मतलब प्रासंगिक, और साथ ही पॉइगनेंट का मतलब क्या होता है, मर्म स्पर्शी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मर्म स्पर्शी, मर्म स्पर्शी, मर्म स्पर्शी। तो इस सवाल का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। गुड न्यूट्रिशन इज द बेड रॉक
एट चाइल्ड सर्वाइवल। भाई देखिए इसमें क्या आपका अंडरलाइन क्या है, बेड रॉक एट चाइल्ड सर्वाइवल, यही आपका अंडरलाइन क्या है। हेल्थ एंड डेवलपमेंट, बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुड न्यूट्रिशन इज द बेड रॉक एट ए चाइल्ड सर्वाइवर हेल्थ एंड डेवलपमेंट। केवल आपको इतना ही क्या बताना है मीनिंग, बेड रॉक एट चाइल्ड सर्वाइवल का मतलब जैसे अच्छा पोषण बाल जीवन का आधार है। अच्छा पोषण क्या है, बाल जीवन का आधार है, स्वास्थ्य और विकास होता है जिससे। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होगा, हमेशा याद रखिए जब साथी मतलब कि आधार का अर्थ आता है तो जैसे गुड न्यूट्रिशन इज द बेड रॉक एट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए भाई। क्या, बेड रॉक एट की जगह क्या होगा साथी, ऑफ होगा। बेड रॉक ऑफ चिल्ड्रन सर्वाइवल, हमेशा याद रखिए जो अच्छा पोषण मतलब कि अच्छा पोषण बच्चे के जीवित रहने और विकास का मूलभूत आधार है। आधार का अर्थ है कि किसी चीज की नींव यानी आधार, और इस संदर्भ में यह इंगित करता है कि अच्छा पोषण बच्चे के जीवित रहने और विकास का मूलभूत आधार होता है ना साथी। तो यहाँ पे गुड न्यूट्रिशन इज द बेड रॉक ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल हेल्थ एंड डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बेड रॉक ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल हो जाएगा। ठीक है साथी, याद रखिए एट की जगह आपका ऑफ होगा तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथी, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45 को। यदि 25% और 15% की दो क्रमागत छूटें दी जाती हैं तो निवल छूट प्रतिशत क्या होगा। चलिए साथी मैथ के सवाल हल करिए फटाफट। तो जब 2% दिया हो तो इसमें आप रेशियो मेथड लगा दीजिए या साथी फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन आपको जब पेपर में बैठने जाएंगे तो फॉर्मूला उस टाइम मान लीजिए नहीं याद होता है तो आप क्या लगा लीजिए, रेशियो मेथड लगा लीजिए। रेशियो मेथड सबसे आसान मेथड होता है जब दो रेशियो दें, चाहे बढ़े चाहे कम हो। जैसे देखिए यदि 25% और 15% की दो क्रमागत छूटें दी जाती हैं तो कोई हमेशा साथी समान 100% पे रहा होगा। पहली छूट 25% यानी 100 से 25 कम हो गया यानी 75% हो गया। एक आपका 15% छूट दे रहा है यानी एक साथी 100 से 15 कम करेंगे तो 85 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस काट दे सकते हैं। जैसे देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, फिर देखिए 5 से ये आपका 20 बार में 100 कट जाएगा और ये 85 70 बार में। अब सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना साथी। यहाँ पे 1 सेकेंड साथी, बिल्कुल हमने किससे काटा था भाई, 1 सेकेंड, यहाँ तो हमने कुछ अलग ही काट दिया भाई। जैसे देखिए यहाँ पे हम 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, फिर 5 से काटेंगे साथी 20 बार में, 20 पंजे 100 और ये 70 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे तो 85 से, है ना। तो अब देखिए सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 चौका 80 हो जाएगा। ये देखिए कटा है भाई, 20 चौका 80, 20 में हमने 4 का गुणा किया 80 आ गया और 3 का गुणा 17 में किया यानी 17 × 51, यानी देखिए 81 से डायरेक्ट 51 हो गया। यानी साथी यहाँ पे कितने का कम ही हो रहा है, 29 का हो रहा है। किससे हो रहा है, इस 80 से हो रहा है। मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 29 और 10 कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। 10 और 90 से 8 से भाग करा दीजिए, 8 त्रिका 24, तो 8 का भाग जब आप 290 में देंगे तो आपका कितना आएगा, याद रखिए साथी 36.25% आ जाएगा। हमेशा याद है कि जब जो 2% दे, चाहे बढ़े चाहे घटे, तो आप रेशियो मेथड लगा दीजिए। एक बार फिर से समझिए, जैसे साथी यदि 25% और 15% की दो क्रमागत छूटें दी जाती है तो निवल छूट प्रतिशत क्या होगा। जैसे कोई वस्तु हमेशा अपने आप में 100% रहता है, दोनों प्रतिशत जो वो छूट में दे रही है, यानी साथी पहले तो समान 100% में रहा होगा, एक बार 25% की छूट दिया होगा वो 100 से, तो 100 से 25 कम कर देंगे तो 75 हो जाएगा। एक बार साथी 15 को कम किया यानी 100 से 15 यानी कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 100 में से 15 को कम करेंगे तो 85 हो जाएगा। अब साथी हम क्या करेंगे, क्रॉस काट सकते हैं। जैसे एक बार हमने 25 को उठाया, ये 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, फिर देखिए ये 20 पंजे 100, ये 17 पच्चे 85। अब जब साथी क्रॉस एक बार आपने जब काटा ना, उसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए 20 चौका 80, उसके बाद 17 तिहाई 51, 80 से डायरेक्ट 51 हो, यानी कमी हो गया। कितने कमी हो गया, 29 का कमी हुआ। किससे हुआ, 80 से हुआ। मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। देखिए 29 दहा में कितना होता है, 290, 290/8 तो कितना हो जाएगा आपका
36.25% हो जाएगा, जो कि साथी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, बात याद रखिएगा। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। 70 और 90 का महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात करिए। तो सर जी 70 और 90 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी पूछता है तो आप क्या दिमाग लगाते हैं, ऑप्शन पे चले जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन सबसे आसान तरीका होता है। तो देखिए, जैसे वही संख्या उठाना है साथी जो पूर्णतः विभाजित करे। जैसे 5 देखिए है, काट देगा भाई इसको भी और इसको भी काट देगा, पूर्णतः विभाजित। 14 25 70, 18 25 90। 7 70 को काट देगा, 90 को नहीं काटेगा तो 70 नहीं होगा। 2 भी साथी देखिए 70 को काट देगा 35 बार में, पूर्णतः विभाजित की हम बात करें, पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। और 2 भी देखिए 45 बार में काट देगा 90 को। और साथी यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 भी काट दे रहा है। 10 7 70, 10 9 90, है ना साथी। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 का बनेगा। हमेशा याद रखिए, कितने भी ऑप्शन साथी आप सभी को मिले पूर्णतः विभाजित करने में, लेकिन जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा वही आंसर होगा आपका। तो 70 और 90 का जो HCF होगा वो आपका 10 हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। 4 वर्षों के लिए 3% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3000 पर साधारण ब्याज रुपीज़ में ज्ञात करिए। चलिए साथी हल करिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए। तो सर जी SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल कितना दिया है 3000, सबसे अधिक नंबर में होता है। रेट हमेशा प्रतिशत में होता है 3, टाइम 4 वर्ष बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 30 तिहाई 90, 90 चौका 360 होता है ना साथी। तो इस सॉल्व का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। 40 kg, 49 kg, 56 kg, 70 kg और 39 kg वजन के सदस्यों वाले परिवार का औसत kg में ज्ञात करिए। चलिए भाई एवरेज निकाल दीजिए। सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 70 प्लस 39 बटे में कितने संख्या है, 500 संख्या है। देखिए 9 6 15 15 5 20 4 24, यानी 9 18 6 24 का 4 कैरी 2, 3 7 3 10 10 5 15 15 4 19 19 4 23 23 2 आपका 25 बट्टे में 5 कितना हो जाएगा, 50 25 50 25। फिर साथी यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 एकम 5, है ना साथी। कितना आएगा आपका मेरे दोस्त 5 एकम 5, यानी समथिंग यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर कितना आएगा 5 और 40, यानी आप सभी का मेरे दोस्त 50.8 आएगा। क्योंकि जब ये पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा अपने आप। फिर साथ ही हम उसको पॉइंट भी देंगे 40 होगा तो 5 और 40 हो जाएगा, यानी 50.8 हो जाएगा, है ना साथी। तो इस साल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए साथी अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा, बताइए। 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत, 7 के प्रथम 6 गुणज, यानी 7 के पहाड़ा आपको 6 बार पढ़ना है। जैसे 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौं 28, 7 पचे 35 और 7 छंग 42। ये इसी का हमें औसत बताना है। कितने से हम भाग करेंगे, 6 से भाग कर देंगे। अब सबसे बड़ा काम हमें इसको जोड़ना है। चलिए भाई जोड़ा जाए। 2 5 7, 8 7 15, 15 1 16, 16 4 20, 20 7 27, 27 का 7 2 कैरी, ठीक। 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 और 2 14, 147 बटे 6। तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 27, 6 चौका 24, 24 दशमलव आपका समथिंग है। देखिए ऑप्शन डी है, यानी 24 दशमलव आपका 5 पूरी तरीके से आंसर आएगा। बस इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए साथी। किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा भाई। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। दूध और पानी का 21 लीटर मिश्रण है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है।
इस मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलानी जानी चाहिए कि जिससे कि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो। बताइए साथी, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। पहले तो कुल मिश्रण कितना है भाई, कुल मिश्रण की हम बात करेंगे तो सर जी कुल मिश्रण 21 है ना सर जी। और मिल्क यानी दूध प्लस वाटर का अनुपात कितना है, 4:3 दिया है प्रश्न में। मिल्क प्लस वाटर यानी दूध और पानी का अनुपात 4:3 दे रखा है। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा सर जी, 7 हो जाएगा, है ना साथी। इन दोनों का योग 7 है। मिल्क और वाटर का ध्यान से देखते रहिए, बस आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। कुल कितना मिश्रण है, 21 लीटर है, बिल्कुल। मिल्क प्लस वाटर का अनुपात कितना साथी, 4:3। इनका योग कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, मिल्क और वाटर का अनुपात 7 हो जाएगा। अब देखिए, एक बार मिल्क की मात्रा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि साथी मिल्क की मात्रा निकालेंगे तो मिल्क की मात्रा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए मिल्क का अनुपात कितना दिया, 4। टोटल कितना योग आया था, अनुपात का 7। टोटल कितना लीटर मिश्रण आपस में, 21, यानी 7 का 21 हो जाएगा। यहाँ से साथी मिल्क की मात्रा कितना हो जाएगा, 12 लीटर के बराबर हो जाएगा। फिर साथी वाटर की मात्रा कितना हो जाएगा साथी, वाटर का अनुपात 3 दे रखा है। टोटल कितना योग बना था, अनुपात का 7 बना था। टोटल दूध और पानी का कितना लीटर मिश्रण है, तो 21 लीटर है, तो 7 के 21, तो यहाँ साथी 9 लीटर आ जाएगा वाटर का, है ना। तो अब देखिए, दूध और पानी का 21 लीटर मिश्रण दिया है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 दिया है। तो इस तरह साथी हम इन दोनों का योग करेंगे, 4 + 3 7 हो जाएगा। उसका मिल्क का यानी दूध की मात्रा आपका 12 लीटर के रूप बराबर हो जाएगा, और साथी पानी का जो मात्रा हो जाएगा वो आपका 9 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमसे सवाल क्या पूछा है, जैसे कि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो। यदि साथी हम यहाँ पे डायरेक्ट भी सवाल निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इस 12 में से 9 को कम कर देंगे ना, तो 3 लीटर आप मिला लेंगे। जिससे कि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो ना, 3 लीटर आप मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 50% पानी हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, याद रखिएगा। और इस तरह भी आप हल कर सकते हैं, और मान के चलिए आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिएगा, आप जैसे कि पानी की मात्रा आप यहाँ पे x लीटर ले लीजिए। जब आप सभी को, जिससे कि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो, तो इसके लिए साथ ही हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि जो पानी की मात्रा है ना, वो पानी की मात्रा हम x लीटर मान लेते हैं, है ना साथी। भाई वाटर की मात्रा तो अनचेंज रहेगी, वाटर जो आपका जो रहेगा वो तो सेम रहेगी भाई, सेम रहेगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो x लीटर हमने मान लिया, तो यहाँ से आपका जो राइट क्या बनेगा, 12 = 9 + x हो जाएगा। क्यों साथी, ये पानी का अनुपात था, तो पहले 9 लीटर के बराबर हमने बनाया था, तो 9 + x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 12 में से 9 को हम कर देंगे, यानी 3 लीटर हो जाएगा। तो x किसके बराबर, 3 हुए। और जो आपका नए मिश्रण में 50% पानी है, इसका अर्थ है कि दूध और पानी की मात्रा बराबर है भाई। याद रखिए, W की मात्रा यानी दूध की जो मात्रा है वो साथ ही आपका पानी की मात्रा के बराबर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लीटर मिलाएंगे, 3 लीटर। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल था मेरे दोस्त। चलिए भाई, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 को। जैसे देखिए रीजनिंग के सवाल दिया है, कथन क्या दिया, सभी कद्दू मटन है, सभी मटन मछलियाँ हैं। आप सभी को जब इस तरह का कथन निष्कर्ष का सवाल देना है, बस आपका पूरी तरीके से ये सवाल इसी कथन पे डिपेंड रहता है और किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। जैसे यदि आपने साथी इस कथन को बना लिया तो समझिए आप पूरी तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे सभी कद्दू क्या है, मटन है, यानी कद्दू को हम के से डिनोट कर रहे हैं। जो सभी कद्दू है ना, वो साथी क्या है, ये आपके मटन है, यानी साथी हम एम से डिनोट कर रहे हैं मटन को। फिर सभी मटन जो है ना वो मछलियाँ हैं, यानी साथी जो सभी मटन है ना, ये सभी मटन है वो क्या, मछलियाँ, मछलियाँ को हम फिश से डिनोट कर रहे हैं। हमारा बन क्या, अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला है, पहला कुछ मछलियाँ क्या मटन है, कुछ क्या फिश आपका मटन है। बिल्कुल है भाई, इसका मतलब पहला निष्कर्ष तो ठीक लग रहा है। क्या सभी कद्दू मछलियाँ हैं, क्या सर जी सभी जो कद्दू बीच वाला है क्या मछलियाँ, बिल्कुल सवाल तो बोला है भाई। इसका मतलब सर जी हमारा दोनों अनुसरण ठीक कर रहा है, हमारा दोनों निष्कर्ष तो बिल्कुल ठीक लग रहा है कथन के अनुसार, है ना साथी। तो हमें कौन राइट आंसर देना चाहिए, सर जी पहला ऑप्शन देखिए ना, पहला निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं भाई,
है ना, क्योंकि कुछ मछलियाँ मटन है, बिल्कुल हैं। सभी कद्दू क्या मछलियाँ, बिल्कुल है भाई कथन के अनुसार। तो पहला का 50 का पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 51 को, एक निश्चित कूट भाषा में लाइक को 1576 लिखा जाता है और लिंक को 6581 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा? चलिए साथी ये सवाल हल करिए भाई। इस टाइम में एसएससी का डिमांडिंग सवाल है, जैसे सिंगल ई पूछ दिया आप सभी से, सिंगल ई लेटर पूछा, जैसे लाइक देखिए LI के लाइक में 4 अक्षर है तो 4 अलग अलग नंबर कोड दिए गए हैं, 1 5 7 6। और लिंक देखिए LINK, लिंक का 4 अलग नंबर कौन से, 6 5 8 1। आप सभी से ई का पूछा है। जब साथी हमसे केवल सिंगल ई पूछता है तो हम क्या करते हैं, जब कोई भी नंबर चाहे पूछता है, चाहे अक्षर पूछता है, चाहे कोई जो भी पूछता है, तो हम सबसे पहले कॉमन चेक करते हैं, जो हमसे पूछा उसी के कॉमन चेक करते हैं। जैसे देखिए ई हमसे पूछा तो हम देखेंगे साथी जो लाइक है और लिंक है इसमें क्या दोनों में कॉमन है ई, तो सर जी लाइक में तो ई दिखाई दे रहा है लेकिन लिंक में ई नहीं दिखाई दे रहा है। हमने आपको बताया जब कॉमन रहता है तो साथी हमें नंबर में आंसर मिल जाते, कोई नंबर में भी कॉमन रहता है, कोई कोड में भी नंबर कॉमन रहता है, लेकिन साथी इस बार तो मिला नहीं भाई, ई तो कॉमन है नहीं। उसके बाद दूसरा मेथड लगाएंगे, दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड का। हमेशा एलिमिनेशन मेथड कहाँ लगता है, ये जो आपका कोड में हुआ है इसमें लगता है। जैसे देखिए आपका साथी कितना, एक इसमें है तो एक इसमें, ई का कोड 1 नहीं होगा। उसके बाद देखिए 5 इसमें है 5 इसमें है तो ई का कोड 5 नहीं होगा। 6 इसमें है 6 इसमें, तो हमेशा याद रखिए जिसमें ई रहेगा उसी में हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 7 बच रहा है, लाइक में 7 बचा है तो यही आपका ई का कोड हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को हल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो सर जी BXL है, DVN है, FTP है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। चलिए साथी हल करिए। हमने आपको बताया है जब अक्षरों का श्रृंखला दे तो जो आपका अक्षर दिए सबसे पहला अक्षर उठाना है तीनों का। जैसे BXL का पहला अक्षर B उठा लीजिए, DVN का पहला अक्षर D उठा लीजिए, FTP का पहला अक्षर F उठा लीजिए। तुरंत उसके बाद नंबरिंग कर दीजिए। जैसे B 2 नंबर का होता है, D 4 नंबर का, F 6 नंबर का। देखिए 2 से 4, 4 से 6, तो 6 के बाद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 पे कौन आएगा, H आएगा। यानी साथ ही हमारा जो अक्षर स्टार्ट होगा वो H से स्टार्ट होगा, जो हमारा ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन H से स्टार्ट हो रहा होगा। तो देखिए ऑप्शन C नहीं होगा, ऑप्शन D नहीं होगा, क्योंकि GG से स्टार्ट किया है। फिर साथी ये हमें मालूम होगा कि हमारा या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हमारा पहला अक्षर हमें मिल चुका है कि H से स्टार्ट करा है। जैसे 2 से 4 यानी +2 किया है, 4 से 6 +2 किया है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे 6 में 2 को जोड़ देंगे 8। 8 पे कौन अक्षर होता है, H होता है। पहला अक्षर हमें मिल चुका है कि H होगा। उसके बाद साथी सेकेंड अक्षर को उठाइए, X, V और T। देखिए X होता है 24, V होता है 22, T होता है 20। देखिए इस बार -2 कर दिया है, 24 से 22 -2, 22 से 20 -2, तो उसी प्रकार साथी 20 से -2 कम कर देंगे 18। 18 पे कौन अक्षर था, आ रहा है, तो हमने ऑलरेडी पहला अक्षर की मदद से हमने H निकाल लिया था। तो देखिए HR किस ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका HRR बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से हल करना है मेरे दोस्त, आप सभी का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है साथी, किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को हल किया जाए। यदि निम्नलिखित समीकरण में गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? चलिए साथी गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए इसी समीकरण में। चलिए देखिए 23 भाग है, भाग को गुणा में चेंज करना 18, 18 के बाद प्लस है, प्लस को माइनस में 150, 150 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को भाग में बदलना है, 50 माइनस है तो प्लस में चेंज कर दीजिए, 44 है। अब इसको बॉडमस के नियम लगा हल करते हैं। जैसे 18 × 23 कितना होगा, 18 × 23 54, 18 × 23 54 4 5, 18 × 2 36 5 41, यानी 23 × 18 क्या तो 414 आ गया, माइनस 50 का भाग 150 में यानी 3 बार में जाएगा, +44 और 414 कितना हो जाएगा
आपका यहाँ से सर जी 458 हो जाएगा, है ना। 44 और 4 से 14 कितना होगा, 458 होगा, और यहाँ पे -3 है, यानी 458 में से -3 कम कर दीजिए, 455 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना साथी। मजा आया? बिल्कुल सर जी, बहुत ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। ये सॉल्व क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्टली आंसर। 7 व्यक्ति दिए हैं, यस, ई, सी, टी, आई, ओ और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई जो है वो एन के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, जबकि एन जो है एस के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। यस के दाएं से गिनने पर यस और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी जो है वो ई के ठीक दाएं बैठा है, जबकि टी जो है वो ओ के ठीक बाएं बैठा है। तो आई के ठीक दाएं कौन बैठा, हमसे क्या पूछे, आई के ठीक राइट साइड में कौन बैठा है, यही सॉल्व बोला है। चलिए साथी हल करिए, सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा, बनाइए डायग्राम बनाइए, क्या बनेगा राइट आंसर। हमसे तो दिमाग नहीं लग रहा है भाई, आपसे लग रहा है, हल करिए। हम देखिए हमें ये सॉल्व नहीं आता है, हम क्या करेंगे, जो सॉल्व बोला ना हम बस उसको करेंगे, और हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, अपने से ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करेंगे। जैसे देखिए कितने व्यक्ति को बैठाना है, 2, 2, 4, 2, 6, 7 लोग को बैठाना है। पहले एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं, है ना। 7 लोग को बैठाना है, 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा बड़ा बनाओ भाई, छोटा हो जा रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग को बैठाना है। अब देखिए लाइन को पढ़िए, जो लाइन बोला वही काम करना है। देखिए ई जो है एन के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, एन के बाएं से दूसरे स्थान पे ई बैठा है। तो एन को कहाँ पे बैठाया जाए, मान के चलिए एन को हम यहाँ बैठा रहे हैं, एन के बाएं से दूसरे, बायां कौन हो जाएगा, एन भाई यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, केंद्र की ओर बैठेगा तो बायां साइड कौन होगा, इधर के साइड होगा। तो दूसरे स्थान पर ई बैठा है, तो सर जी ई यहाँ बैठ जाएगा, बायां साइड इधर ही होगा, लेफ्ट साइड में भाई एन का वृत्ताकार, अपने आप को यहाँ बैठा लीजिए, एन की जगह आप बैठ जाइए, अपने को यहाँ पे विजुलाइज करिए, एनालिसिस करिए कि हम यहाँ बैठे, तो राइट साइड इधर ही होगा, बिल्कुल। तो एक लाइन कंप्लीट हो गया, एन के बाएं से दूसरे स्थान पर ई बैठा है, बिल्कुल बैठा है, जबकि यन जो है यस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी यस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यन तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है। सवाल बोला है कि यस के बाएं से दूसरे स्थान पर यन बैठा है, यानी साथी यस को हम यदि यहाँ बैठाएंगे तभी तो देखिए इधर यस का राइट साइड हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड हो जाएगा। राइट मतलब दायां होता है ना साथी, राइट मतलब दायां होता है, लेफ्ट मतलब बायां होता है। सवाल भी तो बोला है यस के बाएं से दूसरे स्थान पर यन बैठा है, तो भाई यस के बाएं साइड यन दूसरा स्थान बिल्कुल बैठा है, बिल्कुल। ये हो गया कंप्लीट, सेकंड लाइन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है ना साथी। अब क्या हुआ, अब क्या किया जाए इसमें, अब देखिए अब सॉल्व बोला कि यस के दाएं से गिनने पर यस के, यहाँ पे ऑलरेडी यस बैठ चुका है, यस के दाएं गिनने पर यस और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, यानी साथी यस के दाएं साइड से गिनने पर यस और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल सर जी। यस के दाएं साइड हमने गिना तो यस और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, अभी हमें ये नहीं मालूम है कौन बैठा है, ठीक है, बिल्कुल। ये भी लाइन क्लियर हो चुका है। फिर देखिए यहाँ तक हो गया, यस के दाएं से गिनने पर यस और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी यस और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति, वो भी राइट साइड में दाएं गिनने पर। फिर देखिए सी जो है ना वो ई के ठीक दाएं बैठा है, यानी साथी ई के ठीक दाएं कौन बैठा, सी, यानी यहाँ पे दायां साइड होगा, ई का राइट साइड इधर ही होगा ना भाई, तो बिल्कुल ई के ठीक दाएं सी को हमने बैठा दिया। जबकि टी जो है ना वो ओ के ठीक बाएं बैठा है, यानी ओ के जस्ट लेफ्ट साइड में कौन बैठा, टी, यानी साथ यहाँ पे टी बैठ जाएगा, है ना भाई। और यहाँ पे एक खाली बच गया, तो एक खाली पे देखिए सब तो 6 अक्षर तो बैठ चुके हैं, लेकिन केवल आई नहीं बैठा, तो आई को हम यहाँ बैठा देंगे। सवाल क्या बोला है, आई के ठीक दाएं कौन बैठा, तो आई के जस्ट राइट साइड में यस बैठा, यहाँ पे देखिए भाई, तो आई के राइट साइड इधर ही तो राइट साइड होगा ना सर जी, तो यस बैठा है, यस तो है ही नहीं भाई इस ऑप्शन में, यस नहीं है क्या, तो हमें मालूम हो गया ना। देखते हैं भाई क्या नीचे तो ऑप्शन नहीं दिया, बिल्कुल सर जी दिया है गुरु, तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। एक निश्चित कूट भाषा में बेंड को 4, 6, 2, 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ईयर्स को 5, 7, 4, 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा,
चलिए साथी, बेंट है, BENT, बेंट के लिए 4 अलग अलग नंबर कोड दिए हैं, 4 6 2 8। ईयर्स, EARS, ईयर्स के लिए 5 4 7 अलग कोड दिए हैं। आप सभी से ई पूछ दिया, तो जब ई सिंगल पूछा तो दोनों में कॉमन देखना। देखिए बेंट में भी ई है और ईयर्स में भी ई है, इसका मतलब ई दोनों में कॉमन हो गया। उसके बाद हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ, जब ई दोनों में कॉमन हो गया तो नंबर भी ऐसा कोई होगा जो कि कॉमन होगा। वो नंबर देखिए 4 6 2 8 5 4 4, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ई का कोड क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मजा आया भाई, बताइए, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 कॉल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 7 12 16 30 34 66 70, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। 7 12 16 30 34 66 70, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना साथी। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह लगाना है आंसर। ध्यान से देखिए, 7 के बाद 16, यानी 7 दूना 14 प्लस 2 16, 16 दूना 32 प्लस 2 34, 34 दूना 68 प्लस 2 70। भाई इसमें तो एक छोड़ रहा है, तो अब 70 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो छोड़ा उसको हल करने की जरूरत, तभी हमारा आंसर मिलेगा। अब देखिए भाई, पहला लॉजिक तो हमें मिला कि इंटू 2 प्लस 2 कर रहा है। अब दूसरा का लॉजिक जो छोड़ा था उसको हल करते हैं। जैसे देखिए 12 से 30 बनाया, यानी साथी 12 दूना 24 प्लस 36, 30 दूना 60 6 66। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया, पहले 2 का मल्टीप्लाई करा फिर 6 को जोड़ दे रहा है। तो उसी प्रकार साथी 66 दूना कितना होता है, 66 दूना यानी 60 60 120 6 6 12 132, 32 में प्लस 6 कर दिए 38, यानी 138 हो जाएगा। यानी साथी 66 दूना 132, 32 में 6 जोड़ेंगे तो 138 आ जाएगा। यही तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर होगा भाई, है ना। तो इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी, किसी प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए मेरे दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए, वर्ड का कोड इतना दिया है, राइज का कोड इतना दिया, आप सभी से सिंगल आर का पूछा है। तो पहले देखना है दोनों में और कॉमन है, यदि आर कॉमन होगा तो कोई नंबर भी कॉमन होगा, वही आंसर हो जाएगा आपका। तो साथी फाइनली 57 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। अब बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का इन 57 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट हो तो साथी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, डाउट लेकर नहीं चलना है भाई, ये बात याद रखिएगा। ओके साथी, तो साथी हमने आपसे कहा था कि आज से आप सभी के बीच 3 क्लास आएगी। तो दोपहर में एक नई क्लास आएगी, दमदार क्लास आएगी, उसको आपको कंप्लीट वॉच करना है, काफ़ी अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है साथी। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो जरूर पूछिए भाई। हमने आपसे कहा था कि इस बार आप सभी का एक सीट और एक लाइक चाहिए, तो आप सभी को लाइक करना है, शेयर करना है दबाकर अपने दोस्तों में, और नोटिफिकेशन को ऑन करना है। आपको डेली अपनी तैयारी करना है बहुत ही शानदार तरीके से, एक एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन को तैयार करना है। जहाँ से क्वेश्चन आपको मिले बिल्कुल इसे तैयार कर लेना है, ठीक है साथी। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते साथी दोपहर 12:30 पे। आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए, ठीक है साथी। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।